देखो कुछ बातें आपकी रहेगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि सघन माध्यम के बारे में बताइए तो कहेंगे वह माध्यम जिससे प्रकाश की चाल कम होती है। सघन का मतलब कण चिपक करके रहते हैं, जैसे कांच हुआ। कांच में प्रकाश की चाल बहुत कम होती है, जल में भी कम होती है। तो जिसमें चाल कम होता है प्रकाश का उसको सघन माध्यम कहते हैं। समझ आते हैं ध्यान से। अगर मैं कहूँ विरल माध्यम तो आप कहेंगे विरल का ब का मतलब विरल, ब का मतलब बड़ा। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल का होता है अधिक होता है, उसको कौन सा माध्यम कहते हैं? विरल माध्यम कहते हैं। याद भैया, काला विरल माध्यम। जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है उसको विरल माध्यम कहते हैं, और जिसमें कम होती है उसको सघन माध्यम कहते हैं। आप सुनो, अब एक चित्र मैं बना रहा हूँ, उस चित्र से आपका क्रांति कोण का परिभाषा। किसी को याद है क्रांति कोण? सबको याद होगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। देखो एकदम ब्लैक बोर्ड पर सब लोग देखो, एकदम ब्लैक बोर्ड पर देखो। ये पृष्ठ आपका है, क्या आपका है? पृष्ठ। पृष्ठ है। पृष्ठ क्या होता है? पृष्ठ मन वह होता है ना, पृष्ठ वह होता है जो ये दो माध्यमों को अलग करता है। एक ये माध्यम, एक ये माध्यम, दो माध्यमों को क्या करता है? अलग करता है। अब मान लो यहाँ पर सघन माध्यम है, यहाँ पर आपका विरल है। तो समझना, विरल का मतलब वायु, क्योंकि इसमें चाल अधिक होता है, कण दूर दूर होता है। सघन का मतलब कांच, क्योंकि इसमें प्रकाश के कण बहुत पास पास होता है। इधर देखो ना यार, कहाँ उधर दिख रहा है? ये सघन, ये विरल। कोई अगर पूछे आपसे कि सघन माध्यम किसे कहते हैं, विरल माध्यम, तो इस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और इसमें अधिक होती है। अब सुनो, अगर प्रकाश सघन माध्यम, मैंने आप कहेंगे, देखिए मैं बना रहा हूँ आपको, ये दूर हट जाएगा। क्रांति कोण की परिभाषा मैं आपसे बता रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए, क्रांति कोण के बारे में कोई पूछे तो कहेंगे आप, क्रांति कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण होता है। क्रांति कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण होता है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। विरल माध्यम आर होगा 90 डिग्री, आई होगा सी। तो क्रांति कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है। देखो तरह, आई के मतलब आपतन कोण, सघन माध्यम बना वह आपतन कोण होता है, जिसके लिए विरल माध्यम अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। बोलो, सबको याद हुआ? बता दोगे? क्या बताओगे जी? है बताइए। हाँ, आपतन कोण कहो, अपवर्तित कर, सबको याद हुआ? सब लोग बता दोगे ना? कहोगे, सीधा कहो कि माने जो क्रांति कोण होता है सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान। याद भाई लो, बता दो सब लोग, आगे बढ़े। अच्छा सुनो, क्रांति कोण और अपवर्तनांक में संबंध, तो यन बराबर 1/sin c होता है। यन बराबर 1/sin c। इस सिद्ध क्या किया जाता है? तो देखो देखो हम बताते हैं। सिद्ध क्या करोगे? ये देखो सघन माध्यम है, सब लोग सीखो। ये विरल माध्यम है, प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तब विलंब से दूर हटेगा। ये आई है, ये आर है। और आप पढ़े होंगे कि, देखिए पढ़े होंगे, इधर बताते हैं कि एक यन बराबर sin i बटा sin r, पढ़े ना आप? तो यन वहीं रखो। आई का मान कितना है? आई के जब सी है ना जी, तो यहाँ सी रख दो। लेकिन एक मिनट, यहाँ जानते हो लिखा जाता है 1 2, तो यहाँ पर आर लिख लो पहले, ठीक बा? और यहाँ पर आई लिख लो, ठीक। अब आर के जगह पर, आर के जगह पर कितना बनेगा? 90 नो, तो 90 रख लो, और साइन का लिख लो, आई के जगह पर सी लिख लो। है के बदल दो, तो 2 पहले यन 1 बाद में, तो अब अच्छा यहीं रखो। चलो, वह यन वो यन 2 और साइन 90 का मान 1/sin c। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यन बराबर 1/sin c। इस तरीके से बता सकते हैं। ये बड़ा समझ लो। जैसे आई कहा है ना, सघन माध्यम आई है, और ये विरल माध्यम का है आर है। आई की जगह पर सी रख दो, आर की जगह पर क्या रख दो? 90, और रख कर काल कर दोगे तो बन जाएगा। ठीक है, हाई आ जाओ। प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में, प्रकाश सब आप कॉपी पर लिखे होंगे, खाली देखिए ना। प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का मतलब क्या होगा, पहले समझो। जब प्रकाश वायुमंडल में आता है, एकदम ध्यान से समझना है। देखो, अपवर्तन का मतलब ये बिल्कुल सीधा ना ही जाएगा, उसका रास्ता बदल जाएगा। तो जब सूर्य से प्रकाश निकलता है और वायुमंडल में आता है, सबको याद कर लेना आज, वायुमंडल में आता है। तब वायुमंडल में जब आता है तो भाई कहीं उसको धूल के कण मिलते होंगे, कहीं बहुत अधिक गर्मी महसूस होता होगा,
जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का होता है कि जब वायुमंडल में आता है तो कहीं वायुमंडल उसको गर्म महसूस होता है, कहीं धूल के कण अधिक उपस्थित होते हैं, जिसके कारण अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अच्छा, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कुछ उदाहरण भी है, याद है आपको? तारों का टिमटिमाना, तारों को टिमटिमाना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारों का टिमटिमाना का मतलब तारे हमसे बहुत दूर हैं, कभी तारों का प्रकाश हमारे नेत्र पर पड़ता है तो तारे दिखाई देते हैं। तारे जो होते हैं ना, दीप्त वस्तु होते हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। चंद्रमा दीप्त होता है, वो सूर्य से प्रकाश लेकर चमकता है। तारे दीप्त होते याद रखेंगे। कभी क्या होता है कि तारों से प्रकाश निकलता है, हमारे आंखों पर पड़ता है तो हमें तारे दिखाई देते हैं, और कभी तारों पर प्रकाश नहीं, तारों का प्रकाश हमारे आंख पर नहीं पड़ता है तो तारे नहीं दिखाई देते हैं, तो इसी को कहते हैं तारों का टिमटिमाना। बात समझ रहे हैं? ग्रहों का ना टिमटिमाना, ग्रहों का ना टिमटिमाने का मतलब ग्रह हमारे बहुत पास हैं, हमेशा दिखाई देते रहते हैं, इसीलिए ग्रह क्या करते हैं, नहीं टिमटिमाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष। अच्छा, बरसात के दिनों में आप देखते होंगे 7 रंग की पट्टी आपको दिखाई देती है, 7 रंगों वाली एक पट्टी दिखाई देती है आकाश में, इसी को इंद्रधनुष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। सब लोग याद रखेंगे कि बरसात के दिनों में कभी कभी आकाश में एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है, और उस रंगीन पट्टी को हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। याद है सबको, इंद्रधनुष कहते हैं। अच्छा, इंद्रधनुष होते हैं 2 प्रकार के। इंद्रधनुष कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। अच्छा, अब से कोई पूछे प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष बहुत चमकीला होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष बहुत चमकीला होता है, ध्यान रखेंगे। प्राथमिक इंद्रधनुष बहुत चमकीला होता है, और सबसे ऊपर कौन रंग होता है? लाल। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है ना? तनी प्यार से समझिए। जैसे कहने का मेरा मतलब है कि रुकिए, इसको मिटा कर बता रहे हैं कि कभी आकाश में आपको इस तरीके से आपको पट्टियाँ दिखाई देती होगी, इस तरीके से। सबसे ऊपर आपका होता है लाल रंग और सबसे नीचे बैगनी रंग, तो ये प्राथमिक इंद्रधनुष होता है। ये कौन इंद्रधनुष है? प्राथमिक। माने एक ऐसा पट्टी दिखाई देती है, सबसे ऊपर लाल रंग, सबसे नीचे बैगनी रंग, और ये पट्टी को हम लोग कहते हैं इंद्रधनुष है। प्राथमिक इंद्रधनुष है, ये अधिक चमकीला होता है। ये प्राथमिक इंद्रधनुष और क्या होता है? अधिक चमकीला होता है। ठीक है, अब आपके पास आता है द्वितीयक इंद्रधनुष, भी देख लेंगे। तो द्वितीयक इंद्रधनुष इसका विपरीत होता है, ये कम चमकीला होता है, और ऊपर क्या होता है? बैगनी। ऊपर क्या होता है? बैगनी, और नीचे क्या होता है? लाल। सिंपल सी बात आपकी है। ये प्रकाश के अपवर्तन और परिवर्तन के कारण ये इंद्रधनुष आपका क्या होता है? बनता है। अच्छा, दर्पण का सूत्र कोई पूछेगा तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आपका है फोकस दूरी है, बी आपका प्रतिबिंब की दूरी है, और यू आपका फोकस दूरी है। अब कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, खूब अच्छा देखिए चित्र आपके सामने बनाया गया है। आप पढ़े होंगे ना, अवतल दर्पण किससे कहते हैं? अवतल दर्पण की बात करेंगे तो वह दर्पण जिसके उठे हुए भाग पर कलाई की गई है, वह दर्पण जिसके उठे हुए भाग पर कलाई किया गया है। एक होता है उत्तल दर्पण, वह दर्पण जिसके धंसे हुए भाग पर कलाई की गई है। उत्तल कहेगा तो धंसे हुए भाग पर कलाई की गई होती है, अवतल कहेगा तो उठे हुए भाग पर कलाई की गई होती है, और समतल कहेगा तो सीधा होता है और तब कलाई किया गया। तो इस तरीके से सीधा होता है, सबका की जाती है, कलाई किया गया होता है। अब आइए कुछ बातें आपको मिटा करके तब बता रहे हैं सभी। देखिए, मैं आपके सामने एक चित्र बना रहा हूँ, आप देख करके पहचान सकते हैं कौन दर्पण है, अवतल है। आप ये बता सकते हैं पी को क्या कहते हैं, ये आपको क्या कहते हैं, सी को क्या कहते हैं, सब आपको याद होना चाहिए। प्यारा क्वेश्चन है। देखो, जब बात एफ की होगी, जैसे मान लो दर्पण बना दिए, जब बात एफ होगी तो ये प्रकाश जा रहा है टकरा करके एफ से होकर जाएगा। चलो यहाँ लिख लो, एफ से होकर जा रहा है, ठीक है। जब बात सी की होगी, तो पी है, ये सी है, टकराएगा और इसी मार्ग से वापस लौट जाता है, सब लोग देखो, सब लोग बड़े गौर पर देखो। पी को हम लोग क्या कहते हैं, पहले बताओ? ध्रुव। सब लोग आज याद कर लेना है। पी को हम लोग क्या कहेंगे? ध्रुव। ये आपको क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। सी को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। और सुनो, अगर कोई पूछे आपसे कि ध्रुव किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे? दर्पण के मध्य भाग को। अरे दर्पण क्या है? जो आप अपने चेहरा को देखते हैं वही तो दर्पण है। शीशा जिसको आप कहते हैं, चेहरा को जो देखते हैं, देखिए पीछे कलई किया गया होता है आपका। तो बात समझ रहे हैं ना? तो आप इसमें कहते हैं कि दर्पण के जो मध्य भाग होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, ध्रुव कहते हैं। दर्पण का जो मध्य भाग होता है उसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। दर्पण का जो मध्य भाग होता है ध्रुव, ये होता है मुख्य फोकस।
ये आपको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। और आप इसका छोटा सा डिफिनेशन याद रखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, देख लो ध्यान से, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष की क्या होती है, समांतर जाती है और दर्पण से टकराती है, और टकराने के बाद मुख्य फोकस होकर के जाती है। मुख्य फोकस होकर क्या करती है, जाती है। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस होकर क्या करती है, जाती है। बोले कौन दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? अरे यार मुख्य फोकस से टकरा कर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मुख्य फोकस से टकरा करके जा रही है, आपसे पूछ दिया। अब आइए उसके बाद से आपका एक यही बता देते हैं फोकस दूरी किसे कहता है। फोकस दूरी एक तो मुख्य फोकस होगा जो समांतर जाएगी, टकरा कर अब से जाएगी, एक होता है फोकस दूरी। एकदम कितना बता सकते हैं फोकस दूरी को, लड़के बताओ कोई? हाँ देखिए कि सब लोग को याद है कि ये ध्रुव है, ये पी ध्रुव है, और ये पी आपका है मुख्य फोकस है। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। एक होता है वक्रता केंद्र। देखिए ये वक्रता केंद्र सी वक्रता केंद्र है। जब भी बात करेगा वक्रता केंद्र के, तो जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद इसी मार्ग से वापस लौट जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद इसी मार्ग से वापस क्या आती है, लौट जाती है। आपको याद होगा क्या? आइए उसके बाद से वक्रता त्रिज्या होता है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी का क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखो ध्यान से, दर्पण और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बोले कोई दिक्कत है? अच्छा इसमें के भी जितने डेरिवेशन होंगे सब आपको सिद्ध करना है। इसमें के भी जितने डेरिवेशन होंगे सब सिद्ध करना। आज ये पाठ समाप्त हो रहा है। आइए इसी में कुछ और बातें आपको बता देते हैं, जल्दी जल्दी देख लेंगे। सुनो, एक आप पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण। बताओ सब लोग बताओ मिलजुल कर, आज वो होगा जो आज तक नहीं हुआ है। चलिए प्रकाश के प्रक्रिया बोलो। प्रिज्म का अपर्तनांक सूत्र जानते हो? ए प्लस लैम्डा एम अपान 2 साइन ए बटा 2। सब लोग याद करो। तो पहले सूत्र, जितना सूत्र आज आपको बता रहे हैं पाठ का पूरा डेरिवेशन आज सिद्ध हो जाना चाहिए। आपको सोच लीजिए कितना टाइम आपको चाहिए आज पढ़ने के लिए, जितना होमवर्क आपको दिया जा रहा है। खाली हाथ कल आपको नहीं आना है, पूरा होमवर्क बना कर लेकर आना है। चौथा देखिए, आपको याद है गोलियां अवतल पृष्ठ या उत्तल पृष्ठ का अपवर्तनांक का सूत्र। बोलो सब लोग क्या होता है? देखिए n बटा भी माइनस 1 बटा यू बराबर n माइनस 1 बटा आर। कहीं बच्चा लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कहीं आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि n1 n2 बटा भी माइनस n1 बटा यू बराबर। क्या आप इसको सिद्ध कर सकते हैं? बोलिए। एकदम आप सिद्ध कर सकते हैं। कई वीडियो आपका दिया गया है इसको सिद्ध करने के लिए, कई कापियाँ दी गई। एकदम आज सीख करके लगा, एकदम आज आपको सीख ही लेना है इसको। फिर भी आपको बता देते हैं, आइए कैसे आप इसके बारे में कोई पूछेगा तो बताएंगे। चलिए चले हम लोग।